Am I audible? Hello. Am I audible? Yes, sir. अभिजीत, Yes, sir. सुनाई दे रहा है? हाँ सर. ओके, ठीक है. तो पिछले क्लास में हमने क्या स्टडी किए थे? मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये हमने देखा है. अभिजीत, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का Yes, sir. वैल्यू क्या आएगा? उसका जो इक्वेशन बनता है क्या है? सर इक्वेशन सर नहीं दिखे हैं सर. फॉर्मूला तो दिखा है ना. सर जो मैग्नेटिक फॉर्मूला मैग्नेट सर होता है और इनटू जो लेंथ होता है क्या होता है? बिटवीन जो मतलब नॉर्थ टू साउथ वाला जो लेंथ होता है 12 इनटू जो मैग्नीट्यूड होता है. अच्छा, मतलब टू इक्वल एंड ऑपोजिट पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के साथ हाँ. उसका जो पोल स्ट्रेंथ है, जो सेम मैग्नीट्यूड होता है. हाँ. हाँ, पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड सेम होता है. उसका जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं. अब हम देखेंगे ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मतलब कि किसी भी मैग्नेट को हम अगर तोड़ दे या फिर काट दे तो उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा. ठीक है. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मान लो कि यहाँ पर एक मैग्नेट है. ठीक है, एक मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है. ठीक है. इसका जो पोल स्ट्रेंथ है क्या है? m है. इसके बीच का जो डिस्टेंस है मान लो कि 12 है. अब इसका जो एरिया होगा, मैग्नेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या है? मान लो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है. अब देखो, इस मैग्नेट को अगर हम लेंथ के अलोंग बीच में से काट दे, ठीक है, मतलब ये बीच में से अगर इसे काट दे तो क्या होगा? इसका जो पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या आएगा ये हम देखेंगे. ठीक है. ये तो टुकड़ा आएगा. ठीक है, इसका एक नॉर्थ साउथ होगा, इसका भी एक नॉर्थ साउथ होगा. अब देखो, हमने जब पोल स्ट्रेंथ स्टडी किए थे तो क्या देखा वहां पर कि ये जो पोल स्ट्रेंथ होता है ना, ये पोल स्ट्रेंथ
ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, यहाँ पर हाफ हो गया, है कि नहीं। बीचों बीच अगर लेंथ के अलॉन्ग बीचों बीच अगर काट दे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा। तो इसका जो मैग्नेटिक, इसका जो पोल स्ट्रेंथ होगा, पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू भी हाफ आ जाएगा, लेकिन इसका जो डिस्टेंस होगा वो एक ही रहेगा, 12। तो अगर इसका हम डाइपोल मोमेंट को निकालेंगे तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू उसके बीच का डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ कितना है, हाफ है। इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, ml। ml मतलब क्या है, इसका जो ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट है, मतलब के m इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू 12 होता है कि नहीं। तो इसको मान लो m1, ठीक है, दोनों को मान लो m1। तो क्या होगा, ये जो नेट यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो भी हाफ हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी भी ये मैग्नेट को अगर लेंथ के अलोंग बीचों बीच काट देंगे तो क्या होगा, उसका जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो पोल स्ट्रेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो हाफ हो गया। इसका मतलब यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा, डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, वो जो एक्चुअल जो डाइपोल मोमेंट था उसका हाफ आएगा। मतलब कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट भी हाफ हो जाएगा। अगर डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा तो इसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला केस है। दूसरा केस देखते हैं, अगर इस मैग्नेट को लेंथ के परपेंडिकुलर बीचों बीच काट दे, ठीक है, लेंथ के परपेंडिकुलर अगर ऐसा बीचों बीच काट देंगे तो क्या होगा, ये हो गया, ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। तो देखो इस सिचुएशन में क्या है, ये लेंथ भी हाफ हो गया, ठीक है, मतलब कि ये एल हो गया, ये एल। लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तो एक ही रहेगा, है कि नहीं। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम ही है। इसका मतलब इसका पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसका पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा। अब इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, देखते हैं इस केस में। इसको एडजस्ट कर लो, क्या होगा, m इंटू एल। इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट होगा क्या होगा, m इंटू एल होगा। मतलब कि यहाँ पर भी जो नेट डाइपोल मोमेंट था उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या देखा, किसी भी मैग्नेट का लेंथ के परपेंडिकुलर बीचों बीच अगर काट दे तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो हाफ हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में जो पोल स्ट्रेंथ होगा ना, पोल स्ट्रेंथ एक ही रहेगा, ठीक है।
पहला केस जो है, पहला केस में क्या होगा, पहला केस में पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो गए और डाइपोल मोमेंट भी हाफ हो गए, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ एक ही रहेगा, लेकिन इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो हाफ हो जाएगा। यहां तक समझ आया? इज इट क्लियर? Am I audible? Am I audible? हाँ सर। ये बात क्लियर है ना? यस सर। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे मैग्नेटिज्म में क्या होता है, एक लॉ आता है जिसे हम कूलम लॉ कहते हैं, ठीक है। कूलम लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम लॉ आप लोग पढ़े थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, याद है? याद है? हम लोग यहाँ पर एक साउथ पोल है, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो क्या होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो कि वो r है। तो अगर दो इक्वल लाइक फोर्स या अनलाइक फोर्स अगर एक डिस्टेंस में सेपरेट होता है, एक डिस्टेंस में रहता है, तो इसके अंदर एक फोर्स लगता है कि नहीं? एक क्या लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स या तो फिर एक रिपल्शन फोर्स लगेगा, है कि नहीं? अगर दो मैग्नेट है, मान लो यहाँ पर दो अनलाइक अनलाइक पोल है, ठीक है, ये लाइक पोल भी हो सकता है। अगर दो पोल के बीच का जो डिस्टेंस r होगा, तो इसके बीच में एक फोर्स लगेगा, ठीक है, एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या लगेगा, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर दो अनलाइक चार्ज होगा तो उसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का जो वैल्यू होगा, फोर्स क्या होगा, फोर्स एक्चुअली ये जो दोनों पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होगा, उस पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के साथ प्रोपोर्शनल होगा। यही कूलम लॉ कहता है, ठीक है। मान लो कि इसका पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसका पोल स्ट्रेंथ m2 है। तो यहाँ पर जो जो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दो पोल स्ट्रेंथ जो है इसका प्रोडक्ट के साथ प्रोपोर्शनल होगा, मतलब m1 इंटू m2, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस के साथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ये जो डिस्टेंस है, मतलब कि जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये है कूलम लॉ।
तो कूलॉम लॉ को क्या बोलते हैं? इफ टू मैग्नेटिक poles of strength M1 and M2 are kept at a distance r apart, then the force of attraction or repulsion between the two poles is directly proportional to the product of their pole strength। मतलब कि ये जो पोल स्ट्रेंथ है, इस पोल स्ट्रेंथ का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट के साथ क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये अट्रैक्शन फोर्स जो है, या दो अनलाइक चार्ज होगा तो रिपल्सन, जो लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सन फोर्स देगा। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है ये क्या होगा? ये इन दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के साथ प्रोपोर्शनल होगा, ये कह रहा है। और क्या है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही कूलॉम लॉ कहता है। ठीक है, तो इन दो इक्वेशन को अगर हम मार्च कर दे तो क्या होगा? देखो, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा K, इसका जो वैल्यू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फोर्स। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये जो एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? इस कांस्टेंट को हम कहते हैं मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या है इसका? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसका जो वैल्यू है, ये कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, वेबर पर एम्पियर पर मीटर इसका जो आएगा। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर म्यू नॉट है, ये क्या है? ये म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू नॉट को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। ठीक है, म्यू नॉट को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। तो इसका जो वैल्यू है म्यू नॉट का, ये याद रखना, बाद में
इसका जरूरत पड़ेगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये जो परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस का, इसका वैल्यू। ठीक है, इसका और एक यूनिट भी है जिसे हम हेनरी पर मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परमिएबिलिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे ये परमिएबिलिटी होता क्या है। मैग्नेटिक मटेरियल का जो परमिएबिलिटी है ना, ये होता क्या है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, ये होता क्या है। कोई बता सकता है क्या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है क्या? कोई बता सकता है? सर फ्लक्स को कितना इजीली पास करने दे रहा है अपना उस मटेरियल अपने पास से। फ्लक्स को या फील्ड को कितना इजीली पास करने देता है, उसका जो एबिलिटी है उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। वेरी गुड। तो ये क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जो क्या है, उसके अंदर से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको कितना इजीली वो पास करने देगा, इसको ही हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो इसका अगर हम डेफिनेशन ले ले तो क्या क्या होगा, इट इज द एबिलिटी, कौन, जस्ट वेट, कौन, तो आज में कल है, आज थोड़ा है, खाली कैसे करूँ, थोड़ा बहुत थोड़ा है, थोड़ा ऐसे इसे कहाँ पर हेलो, हाँ सर। तो देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू परमिट द process of magnetic lines of force through it।
थ्रू इट। ठीक है, मतलब कि ये मटेरियल के प्रॉपर्टी होता है क्या है कितना इजीली उसके अंदर से मैग्नेटिक जो लाइन है, फील्ड लाइन है, उसे वो पास करेगा। ठीक है, तो मटेरियल के परमिएबिलिटी जितना ज्यादा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को उतना ज्यादा ही, उतना इजीली पास करेगा। ठीक है, मतलब कि मोर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी more easily magnetic field will pass तो इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू क्या होता है? म्यू होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कितना लिमिट तक पास करने देगा, ये जो है इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इसको हम रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब कितना लिमिट तक इसे पास होने देगा। ठीक है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, मतलब के न्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी है, क्या होगा? न्यू अपॉन न्यू नॉट। तो इसका जो मैथमेटिकली डेफिनेशन है वो क्या होगा? रिलेटिव मैग्नेटिक permeability is the ratio of magnetic permeability of the material मतलब के म्यू टू द मैग्नेटिक permeability of hello, am I audible? यस सर। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? नहीं सर, अभी भी नहीं है सर। वो वाईफाई सेलुलर वाला ऑन कीजिए ना आप, आपका। देखो अब आ रहा है? यस सर, लोडिंग हो रहा है। आ जाएगा। आ गया। ओके, तो क्या है रिलेटिव परमिएबिलिटी? ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? ये जो होता है, ये जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इनका जो रेशियो होता है वही रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है। ठीक है,
मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसका जो ये एक आया फॉर्मूला, ठीक है, और एक है म्यू आर इज इक्वल टू बी अपॉन बी नॉट। ये बी अपॉन बी नॉट क्या है? देखो मान लो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है? ये बी नॉट है। और इसके अंदर क्या होगा? इस मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इसको मैग्नेटाइज करेगा। मैग्नेटाइज करेगा तो इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? बी कहते हैं। ठीक है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर। तो इन दोनों का जो रेशियो है इसे भी हम रिलेटिव परमिएबिलिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? बी अपॉन बी नॉट, ये दो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो एयर होता है, एयर का नेचुरली म्यू क्या होता है? म्यू आर फॉर एयर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है मतलब कि आयरन, आयरन के लिए क्या होगा? ये बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, काफी 8000 इसका वैल्यू जो होगा, म्यू आर का वैल्यू फॉर आयरन क्या होगा? 8000। तो ये इतना ज्यादा है, मतलब इसके अंदर क्या होगा? आयरन के अंदर मैग्नेटिक जो फील्ड है वो बहुत इजीली पास करेगा, या तो फिर उसको इजीली मैग्नेटाइज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया म्यू आर। अब देखो ये म्यू आर का, सर आपका आवाज कट रहा है, कट रहा है, तो थोड़ा नेटवर्क क्लियरली नहीं आ रहा है सर, नॉइज थोड़ा बहुत आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, एडजस्ट कर लो, कुछ नहीं कर सकते। तो म्यू आर का जो यूनिट होता है क्या होता है? कोई भी यूनिट नहीं होता है। ये जो म्यू आर है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी। साउंड क्लियर आ रहा है अब? क्लियर है? हेलो, हेलो, यस सर। अरे कोई तो कुछ बताओ यार। साउंड अब ठीक है ना? आवाज आ रहा है? तो बीच बीच में रुक जा रहा है सर। तो बीच बीच में रुकेगा, अभी ये नेटवर्क का प्रॉब्लम। Am I audible? Am I audible? हेलो, यस सर। देखो स्क्रीन विजिबल है क्या? लोड हो रहा है।
आ रहा सर। ओके, अकॉर्डिंग टू म्यूअर हम मटेरियल और सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखते हो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू म्यूअर, अकॉर्डिंग टू म्यूअर। तो क्या होगा, एक होगा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस या मटेरियल, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी का जो वैल्यू होगा क्या होगा, इज इक्वल टू 1, ठीक है। जिस मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू 1 होगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे कि इसका जो एग्जांपल है क्या होगा, एयर, कॉटन, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, माइका, रबर, एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो होगा रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू इक्वल रहेगा, ठीक है। जब ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे, इसे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। अब देखो, जब मैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहेंगे, जब म्यूअर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है।